नमस्कार, मैं कमल नयन चौबे आज आपसे बिहार की राजनीति के एक खास घटनाक्रम पर चर्चा करूंगा। बिहार की राजनीति में आजकल इस बात की चर्चा जोर-शोर से है कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कई सारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं। खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी और फिर मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य, ये उनके निकटवर्ती परिवार के लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। इसके पहले लालू प्रसाद यादव के 2 साले यानी राबड़ी देवी के 2 भाई भी राजनीति में सक्रिय थे। और जब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्रित्व काल था, तो यह कहने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो एक तरीके से बदनाम नेताओं के रूप में शुमार थे। और इन दोनों की छवि ऐसी थी जो एक हम कह सकते हैं अपराधी प्रवृत्ति के नेता की थी, या एक ऐसे नेता की थी जो अपनी मनमर्जी करता है, जो गैर कानूनी काम को प्रश्रय देता है। और एक तरीके से इन नेताओं की छवि का, जो लालू यादव के साले थे, उनकी छवि का असर खुद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की छवि पर भी पड़ा। बहरहाल उन दोनों को लालू यादव ने अपने परिवार से दूर किया और वे दोनों अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनका कोई खास प्रभाव नहीं है। 2015 की विधानसभा के चुनावों के समय लालू प्रसाद यादव के परिवार से जो उनके 2 पुत्र थे, वो राजनीति में आए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। और उसके पहले ही मीसा भारती राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। हालांकि उन्हें चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, पर वो राजनीति में सक्रिय थी। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और उसके बाद 2022 में लालू प्रसाद की एक अन्य पुत्री चर्चा में आती हैं। उनका नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी जी ने अपनी किडनी अपने पिता को जीवन को बचाने के लिए दी। इसके कारण से पूरे बिहार में, या फिर कहें कि पूरे देश में, उनकी चर्चा हुई और यह माना गया कि वे एक आदर्श पुत्री हैं, एक आदर्श संतान हैं और किसी भी पुत्र या पुत्री या किसी भी संतान को अपने माता-पिता के लिए इसी तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उनकी छवि काफ़ी अच्छी थी। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया, लेकिन सामने एक बड़े ही कद्दावर नेता राजू प्रताप रूढ़ी थे, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रोहिणी आचार्य असल में रहती हिंदुस्तान में नहीं है, वो सिंगापुर में रहती हैं और वो बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय रखना चाहती हैं। वे आती हैं, सभाओं में भाग लेती हैं, क्षेत्र में लोगों से मिलती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो एक निरंतर राजनीतिज्ञ के रूप में बिहार की राजनीति में मौजूद नहीं रही हैं। अभी जो हाल का घटनाक्रम हुआ है, उसमें यही बात हुई है कि रोहिणी आचार्य जी जो हैं, उन्होंने अपनी एक खींच या अपने गुस्से का प्रदर्शन किया है। यह खींच या यह गुस्सा संजय यादव जो हैं, उनके कद को लेकर है। हम सब ये जानते हैं कि संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, उनके दोस्त हैं। वे बिहार से नहीं हैं, वे हरियाणा से हैं और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पिछली बार जब राजद के पास 2 राज्यसभा सदस्यों को भेजने का मौका था, तो एक सीट पर तो मनोज झा को भेजा गया, पर दूसरी सीट पर संजय यादव को भेजा गया। यह माना जाता है कि संभवतः रोहिणी आचार्य यह उम्मीद कर रही थी कि उन्हें उस सीट पर राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन कुछ कुछ भी जो कारण हो सकते हैं इसके पीछे, यह हो सकता है कि पार्टी की छवि हो, या फिर यह हो सकता है कि संजय यादव की तेजस्वी यादव से जो निकटता है, इन सब के कारण रोहिणी आचार्य को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। अब रोहिणी आचार्य ने जो ट्विटर पर जिसे आप एक्स कहते हैं, वहां पर कुछ बातें रखी और फिर जो एक्स था वहां पर अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों को उन्होंने अनफॉलो कर दिया, जिसमें उनके भाई और उनके पिता भी सम्मिलित थे। और उन्होंने इस बात पर नाराजगी दिखाई कि जो एक बस से तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, उस बस के फ्रंट सीट पर संजय यादव कैसे बैठे। कुछ कार्यकर्ताओं को भी यह बात नागवार गुजरी थी और उन्होंने यह कहा था कि यह जो सीट है, वह असल में जो दल के नेता हैं उनके लिए आरक्षित होती है, तो या तो लालू प्रसाद यादव उस पर बैठते या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन संजय यादव ने बैठकर इस बात को दिखाया है कि वे भी पार्टी में एक रसूख या एक हैसियत रखते हैं और यह जो पूरा मसला है, वह एक बहुत बड़े तूफान का रूप ले चुका है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर। इसे दबाने के लिए काफी कोशिशें की गई। आने वाले जो दिन थे, यानी कि जब संजय यादव बैठे थे उसके बाद के दिनों में, जो अन्य समुदाय हैं, उनके लोगों को भी फ्रंट सीट पर बैठाने की बात कही गई, इसे कार्यान्वित भी किया गया। लेकिन जो मैसेज जाना था वो जा चुका और रोहिणी आचार्य
ने जब इस पर एक्स पर पोस्ट लिखा और उस फिर सफाई में भी जो पोस्ट लिखा उससे भी उनकी नाराजगी ज्यादा झलक कर बाहर आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वे ना राज्यसभा जाना चाहती है, ना उन्हें विधानसभा की सीट की जरूरत है। तो इससे ऐसा लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो चीजें चल रही हैं उसे लेकर वे खासी नाराज हैं। हम सब ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, वे पार्टी से बाहर हो चुके हैं। खुद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर किया, लेकिन उन्होंने भी बार बार इस बात की ओर संकेत किया कि पार्टी में कुछ जयचंद हैं जो उन्हें किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर पर यह माना गया कि उनका इशारा जो था वो बिल्कुल संजय यादव की तरफ ही था। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें हम यह देखते हैं कि परिवार के भीतर के जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 4 संतानें जो राजनीति में सक्रिय हैं, उनमें से सब एक दूसरे को पछाड़ कर आगे जाना चाह रहे हैं। अगर हम ये कहें कि सब लोग तेजस्वी यादव की क्या स्थान हासिल नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी यह बात तय है कि वे अपने हिस्से में कुछ चाह रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा दल के भीतर मिल जाए जिससे आगे की उनकी राजनीति चल पाए। अब इसमें बहुत बुरी चीज भी नहीं है कि अगर कोई राजनीति में है और वो एम्बिशियस है तो, लेकिन जो इससे पूरा संदेश निकल कर जा रहा है वह यह कि राष्ट्रीय जनता दल में अन्य नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। जो भी इज्जत है वह एक खास जाति के लोगों की है, और उस खास जाति के लोगों में से भी अगर कोई बाहर का आ जाए तो वह परिवार के लोगों को बड़ा खटकता है और वो इसे ठिकाने लगाने यानी उसे राजनीतिक रूप से नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। और इसको लेकर जो एक विमर्श गढ़ने की कोशिश की जा रही है बिहार की राजनीति में वह यह कि अगर लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं तो वो एक ऐसे परिवारवादी दल को वोट देंगे जिसकी पूरी चिंता परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसमें संसाधनों को जो भी दल के पास स्रोत हैं उस पर कैसे एक परिवार का कब्जा रहे उसी को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से कुछ बातों को हम जरूर सामने आते हुए देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय जनता दल की छवि के लिए बहुत ही निगेटिव रोल प्ले कर सकता है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को काफी बढ़ा चढ़ाकर उभारने की कोशिश करती है। यह दिखाने की कोशिश करती है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अंदर से ही खंडित दल है और वहां पर एक खास तरीके का संघर्ष चल रहा है। दूसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव की संभावनाएं हैं वो इससे धूमिल हो सकती हैं। ये सिर्फ एक आशंका है, चूंकि तेजस्वी यादव की स्थिति काफी हद तक हम अखिलेश यादव की तरह मान सकते हैं। एक अंतर यह है कि अखिलेश यादव सत्ता बचाने के लिए 2017 में संघर्ष कर रहे थे और तेजस्वी यादव वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो सामान्य बात है वह यह कि परिवार के सदस्य जो मौजूदा स्थिति थी राजनीति में परिवार के भीतर, उसको लेकर बड़े असंतुष्ट से थे और अखिलेश यादव के केस में अलग अलग तरह के लोग उन्हें खींचकर नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव की स्थिति भी ऐसे ही दिखती है। अब ना तो तेज प्रताप यादव बहुत उत्साहपूर्वक कहते हैं कि वे अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और ना ही रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो ये स्थिति तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक हो सकती है। जरूरत है कि वे इस स्थिति को संभालने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि हमें इस तरह के घटनाक्रम में यह भी याद रखना चाहिए कि अक्सर चीजों को काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होती है। चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति से मेरा मतलब यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर के घटनाक्रम को सामने लाती है, मानो हर कोई अपने लिए सत्ता में कुछ ना कुछ मलाई पाने की जुगत में लगा हुआ है, तो वे यह भूल जाती है कि असल में उसके तमाम बड़े नेता भी परिवारवादी ही हैं। बिहार के स्तर पर अगर हम उनके अध्यक्ष को देखें तो उनके पिताजी जो थे वो भी राजनीति में थे, और यह अजीब लगता है कि पहले पिता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और अब उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और यही बात सम्राट चौधरी के बारे में भी सच है। यही बात उनके सहयोगी जो हैं रामविलास पासवान के पुत्र उनके बारे में भी सच है, और यही बात जीतन राम मांझी के बारे में भी सच है। तो ऐसा नहीं है कि परिवारवादी द्वंद से कोई भी राजनीतिक दल बचा हुआ है। यहाँ मैं एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और इस बात के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर रोहिणी आचार्य की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो गलत नहीं है। कंचन चंद्रा एक बहुत बड़ी समाजशास्त्री हैं,
उन्होंने डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज करके एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कई तरह के तर्क दिए हैं। एक तर्क उन्होंने यह दिया है कि भारतीय राजनीति में महिलाएं तभी आगे बढ़ पाई हैं जब उन्हें परिवार का सहारा मिला है। यानी कि जितनी भी प्रमुख महिला नेताओं को हम देखते हैं, उनमें से अधिकांश के पति या पिता राजनीति में रहे हैं। अब आने वाले समय में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो जाता है, तो हो सकता है स्थिति बदले। लेकिन आज के दौर में हमें यह स्वीकार करने में बिल्कुल ही गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमारे देश की राजनीति महिलाओं को समान स्थान नहीं देती है। हमारे देश की राजनीति में एक महिला के लिए आगे बढ़ना ज्यादा कठिन है, और वह कठिनाई तब भी सामने आती है जब उसके परिवार में कोई राजनीति में सक्रिय हो। वह इसलिए स्थिति कठिन हो जाती है क्योंकि अगर भाई भी सामने है और बहन भी सामने है, तो अधिकांश मामलों में भाई को बढ़ावा दिया जाता है, बहन पीछे छूट जाती है। इस लिहाज से अगर रोहिणी आचार्य यह चाहती हैं कि उन्हें पार्टी में सम्मानजनक स्थान मिले, अगर रोहिणी आचार्य या मीसा भारती या किसी भी अन्य राजनीतिक दल में कोई महिला नेता यह चाहती है कि उसे अपने भाई की तरह ही पार्टी के भीतर सम्मानजनक स्थान मिले, तो मुझे लगता है कि इसे हमदर्दी से देखने की जरूरत है, और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवारवादी राजनीति के भीतर भी महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिले। लेकिन इसके साथ ही मोटे तौर पर जो यह तस्वीर सामने आती है, वह लोकतंत्र की बहुत आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है। यानी कि जब ऐसा लगे कि कुछ परिवारों का ही लोकतंत्र पर कब्जा है और उन परिवारों के भीतर के लोग अवसरों को लेकर या संसाधनों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अधिकांश जनता जो है वो हाशिए पर पड़ी हुई है और मूक दर्शक बनकर इन चीजों को देखने के लिए अभिशप्त है। फिर जब मीडिया के सहारे यह नैरेटिव बना दिया जाता है कि अन्य दल तो इससे कम छूते हैं, यानी कि अन्य दलों पर इसका प्रभाव कम है, पर राष्ट्रीय जनता दल पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो या फिर किसी एक खास दल पर, तो निश्चित रूप से चुनावों में उसकी संभावनाओं पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को इस मुद्दे की गंभीरता से को समझना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनके पार्टी के भीतर से इस तरह का द्वंद्व, इस तरह का टकराव होते हुए आम लोगों को ना दिखे। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जो उनकी संभावनाएं उज्जवल हैं वो और बेहतर होंगी। अगर वे इस तरह की घटनाक्रम को नहीं रोक पाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी कठिनाइयों में वृद्धि होगी। आज की इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े किसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को इसके बारे में बताएं और हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी टिप्पणियां भी दें। नमस्कार।